बहुत स्वागत है आपका ख़ास मुलाकात में। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो एक राजनेता तो हैं ही, लेकिन राजनेता से पहले एक संजीदा समाज सेवी और एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो देश के विधि जगत की लीगल एरेना की एक बहुत ही स्टालवर्ट पर्सनैलिटी होने के बाद भी उनका निरंतर रुझान जनसेवा की तरफ है। राजनीति में वो आए तो ज़रूर, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों तक मदद के काम पहुंचाना रहा, उनकी वेलफेयर से जुड़ी हुई चीज़ों को बेहतर करना रहा। वो एक भावुक व्यक्ति हैं। कविताएं वो लिखते नहीं हैं, लेकिन मैं बेहिचक कह सकता हूं कि वो एक कवि हृदय राजनेता है, जो नरसिंहपुर से अपनी रूट से, जबलपुर से जो उनका आरंभिक कार्यस्थल रहा, और अपने पूरे मध्य प्रदेश से वो बेहद प्यार करते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए जो उनके स्कूल्स हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो बहुत अर्ली उनकी सोच को दर्शाते हैं। और आज भी रोटरी क्लब के ज़रिए पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े प्लान के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में उनकी वाणी हम सुनते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी भूमिका हमेशा चर्चा में होती है। और खुलकर बोलना, खुलकर इस तरह से बोलना कि विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से, ये उनकी रीति नीति रही है। चर्चा भी ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में वो कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस में संभाल सकते हैं 2023 के इलेक्शन के लिए। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तनखा, जो देश के जाने माने अधिवक्ता भी हैं। पहले तनखा जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। पहला सवाल मेरा यही है, पहले मैं राजनीति से शुरू करके फिर आपकी बड़ी भूमिका की तरफ आऊँगा। हालांकि ये आपका प्रिय विषय नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपने चूँकि सेवा का माध्यम राजनीति को भी बनाने का एक प्रयास किया, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन राजनीति खुद आई आपके पास और आपने उसे स्वीकार किया। मध्य प्रदेश की स्थिति कांग्रेस की, मुझे आपका एक स्टेटमेंट हमेशा याद आता है जो आपने बीजेपी के लिए भी कहा था और कांग्रेस के लिए भी, कि नया नैरेटिव नहीं है दोनों के पास। अब क्या कहानी कुछ उससे और आगे बढ़ी है या वहीं अटकी? देखिए, हम जब मध्य प्रदेश के बारे में सोचते हैं सो 2023 को लेकर सोचते हैं जी। 2023 में मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहेगी? कल्पना करिए, जी। बच्चे एजुकेशन चाहेंगे, फैमिलीज गुड हेल्थ सर्विसेज, यूथ जॉब। यूथ में हम महिलाओं को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि अब जितने युवाओं का और युवतियों की बराबर हिस्सेदारी है इन चीज़ों में। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो एक पीसफुल ज़िंदगी चाहेंगे जहाँ पर उनको पेंशन या उनकी हेल्थ सर्विसेज वगैरह की देखभाल हो। एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, एक इन्वायरमेंट के प्रति सजगता, और ऐसे सैकड़ों विषय हैं जो व्यक्ति को ट्रबल करते हैं या लोगों की पसंद होती है। अगर हम ये सब के बारे में सोचें तो उसकी उपलब्धता को लेके मैं आप पे प्रश्न चिन्ह कर रहा हूँ, क्या ये सब मध्य प्रदेश में आपको दिखता है? अगर नहीं दिखता है या उस मात्रा में नहीं दिखता है जिस मात्रा में लोग चाहते हैं, तो यही एक न्यू आइडिया ऑफ मध्य प्रदेश होगा। ये नई जनरेशन की सोच है, ये नई पीढ़ी की सोच है। आपको मध्य प्रदेश के बारे में नए तरीके से सोचना पड़ेगा। पुराने ढर्रे से जो आप चल रहे हैं वो ढर्रा नहीं चल सकता, क्योंकि इससे लोगों की जीवन लाइवलीहुड इफेक्ट होती है। और हमने ये देखा है कि पॉलिटिशियन जो है वो अपनी पॉलिटिक्स के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है और लोगों की लाइवलीहुड के प्रति कम, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट इट हेल्प्स हिज वोट बैंक। ये दिस हैज़ टू बी बियॉन्ड वोट बैंक। मतलब जो विजनरी होता है और जो स्टेट्समैन होता है वो वोट की राजनीति नहीं करता है, वो देश की राजनीति करता है। अब हमको वक्त है देश की राजनीति का। क्या आप अभी जो सिनेरियो है, मैं निराशावादी नहीं हूँ और जितना मैं आपको जानता हूँ ना आप इस तरह की सोच रखते हैं, लेकिन सर
राजनीति को कितना समय लगेगा जब वो जाति से ऊपर उठेगी, जब वो पॉपुलिस्ट फैसलों से ऊपर उठेगी, जब विवेक तनखा जैसे लोग समझे जाएंगे, जिनके पास एक विजन है आधुनिक भारत का, जो जिनके धन की लिप्सा के साथ वो राजनीति में नहीं आए हैं, उनका जितना बड़ा नाम राजनीति में आने के पहले, ऐसे लोगों की संख्या क्यों हम नहीं बढ़ा पाते हैं? क्यों डॉक्टर्स, क्यों लॉयर्स, क्यों वैज्ञानिक, क्यों युवा पढ़ा लिखा वो राजनीति को अभी भी उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखता है? देखिए, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास को समझना होगा। जब स्वतंत्रता संग्राम थी उस दिन आगे कौन था? यही सब थे, सारे वकील, सारे डॉक्टर, जो नाम नाम ना, ना, नाम नाम वाले लोग, जिनके ईच वन वाज अ लेजेंड, ईच वन वाज एन आइकॉन, जो बाद में मिनिस्ट्रीज में भी आए संघर्ष के बाद। तो सर इसका क्या, माफ़ कीजिएगा मैं बीच में रोक रहा हूँ, इसका जवाब क्या ये भी है कि एक मोरल मिशन जो है वो अब ख़त्म हो गया? मेरा ओपिनियन में सोसाइटी में जो एक डेग्रेडेशन आया, सोसाइटी में जो गिरावट आई, उसका ये एक पार्ट था। और जब तक सोसाइटी का हम अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, ये चीज़ें उससे हटके नहीं होंगी। अगर हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि मेरी पर्सनल काम कर दो, तो तुम बहुत अच्छे एमपी हो, चाहे तुम पब्लिक का कुछ ना करो। तो ये जब तक सोच नहीं बदलेगी, आपको ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति पब्लिक की सोच का है कि व्यक्ति की सोच का है। व्यक्ति की सोच का व्यक्ति खाली पॉलिटिक्स कर रहा है, और पब्लिक की सोच का व्यक्ति जनहित कर रहा है। तो मैं जनहित की परिभाषा बदलना चाहता हूँ पॉलिटिक्स में, और वो सर्विस से आएगी। पुराने ज़माने में लोग त्याग तपस्या के माध्यम से पॉलिटिक्स में आए थे, जेल गए। हम अभी अंडमान गए थे, और अंडमान में हमने जाके वो सेल्युलर जेल देखा, जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किस प्रकार की यातनाएं भोगी हैं, और किस तरह से उनको लाया जाता था, बांधा जाता था, हथकड़ियों में रखा जाता था। वो सब पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेसर्स थे, उनकी फ़ोटो चित्र लगी है। मैं तो पूरा उस सब पढ़ रहा था वहाँ जाके। तो मुझे तब समझ आया कि देखिए, ये देश तब बढ़ेगा आगे जब इसमें उस पढ़ाई लिखाई का एक परख सामने दिखेगी। हम आज वो पढ़ाई लिखाई की परख दूर रह जाती है, पॉलिटिक्स दिखती है। पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बट सीमित मात्रा में, जनहित बड़ी मात्रा में होना चाहिए। बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि जब तक व्यक्तिपरक राजनीति होगी हम पिछड़ते जाएंगे, और जब पब्लिक, आम जनता राजनीति के केंद्र में होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। सर आप सदन में क्या रिफ्लेक्शन देखते हैं? क्या वहाँ हमें विवेक तनखा और भी दिखते हैं, या क्योंकि मैं उन 500 प्लस लोगों को देखता हूँ जो देश की नुमाइंदगी करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, और ज़्यादा 500 से और ऊपर आंकड़ा हम ले जाएं, तो क्या आपको लगता है कि हमारे माननीय जनप्रतिनिधि का एक सर्टेन सेगमेंट इसी सोच को लेके आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसी सोच के लोग नहीं हैं, और संसद में भी हैं, और लोग शायद करना भी चाहते हैं। पर होता क्या है कि जब वो वोट की राजनीति में उलझ जाते हैं, तो वो जन की राजनीति भूल जाते हैं। क्योंकि आप अगर ऑल द टाइम उन पे डिमांड, पर्सनल डिमांड लेके बैठे रहोगे, तो वो व्यक्ति उसी में उलझा रहता है। वो आपके जो बड़े जो सोच, जो आपके लिए स्कीम्स बननी चाहिए, जो आपकी हेल्थ स्कीम बननी चाहिए, एजुकेशन की स्कीम बननी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम बनना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज़ इन्वायरमेंट। अरे हम ये देख रहे हैं कि जबलपुर में डुमना जैसा एरिया जो इको सेंसिटिव है, 10 दिन पहले वहाँ एक लेपर्ड सड़क पे मरा पड़ा था बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। क्या आप वहाँ पर स्टेडियम बनाना चाहते हो? और स्टेडियम बना के आप क्या गेन करोगे? स्टेडियम तो कहीं और भी बन सकता है, बनाइए, ज़रूर बनाइए, स्वागत है स्टेडियम का, बट डोंट फिनिश योर इको सेंसिटिव एरियाज, बिकॉज ये जो लंग्स हैं ये जनरेशन्स के हैं। आपके बच्चे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ सांस लेंगे, और हम अगर अपनी सांसें को ख़त्म कर देंगे तो हम एक प्रकार से अपने देश का अहित कर रहे हैं। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की कि आखिर हम किस तरह का विकास चाहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सर फिर मैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ मैं लौटता हूँ। एक ऐसा लगता है 2 कदम आगे बढ़ती है कांग्रेस, फिर 2 कदम पीछे जाती है,
फिर ऐसा लगता है कि कोई किसी मिडास टच की ज़रूरत है, या किसी जादुई छड़ी की ज़रूरत है, या किसी जादूगर की ज़रूरत है। ऐसा परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्या आपको लगता है ये बनाया जा रहा है, बन रहा है, या कांग्रेस में ही कुछ अंतर्निहित चुनौतियां हैं? देखिए, मैं आई एम अ वेरी फिलोसफिकल पर्सन। मैं हर चीज़ को फिलोसफी के थ्रू देखता हूँ, क्योंकि एक टाइम रहता है हर चीज़ का। कांग्रेस वाज आल्सो एन आइडिया वन डे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद। दिस वाज द आइडिया ऑफ इंडिया, और वो आइडिया ऑफ इंडिया चला 50 साल चला, 60 साल चला। अब एक अनदर आइडिया ऑफ इंडिया सामने आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे पार्टीज इस न्यू आइडिया से अलाइन होंगी, उतनी वो पॉपुलर होती जाएंगी। क्योंकि अब इंडिया इज अ फेडरेशन, तो समवेयर ईच स्टेट का अपना एक अलग हिस्सेदारी है। हर स्टेट की अपने इश्यूज हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी लीडरशिप है, अपने रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। तो असली में अब जो मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिक्स डिवॉल्व हो रही है, इट्स मोर स्टेट सेंट्रिक। हर स्टेट में एक रीजनल एस्पिरेशन है। आपको उस रीजनल एस्पिरेशन का अगर आप पार्ट बन जाओगे, तो आप वो स्टेट जीतोगे। नहीं बन पाओगे तो शायद नहीं भी जीत पाओगे। सेंटर का एक अलग पॉलिटिक्स हो रही है। रीजनल स्टेट्स में रीजनलिज्म रहेगा, और सेंटर में नेशनलिज्म दिख रहा है आज की स्थिति में। ये बड़ा हेडी एडमिक्स है ये, कि रीजनलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ चल रहा है इस देश में। तो हमको सेंटर में नेशनलिज्म का पार्ट बनना पड़ेगा, और स्टेट में रीजनलिज्म का पार्ट बनना पड़ेगा। और ये हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं हर पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। जो पार्टी इस फॉर्मूला को, जो पब्लिक फॉर्मूला इसको मैं कहता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो पिछड़ेगी। तो आप क्या ये भी एग्री करते हैं कि जो बहुसंख्यकवाद है वो भी इस राष्ट्रवाद का हिस्सा हो गया है, बहुत अब बहुत 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 क्लोजली? ये बहुत बड़ा डिबेट है कि व्हाट इज नेशनलिज्म, एंड ये परिभाषा बदलती भी रहती है। कई दफ़े ये परिभाषा इसलिए भी बदलती है कि कुछ इवेंट्स हो जाते हैं जिससे लोग थोड़े दिन के लिए उनका परसेप्शन बदलता है, फिर नया इवेंट होता है, फिर वापस परसेप्शन आ जाता है। तो समवेयर हमको स्टेट्समैन लाइक एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा, लोगों का परसेप्शन के साथ अपने आप ही को मोल्ड करने का। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो पुरानी राजनीति थी वो आइडियोलॉजी की भी थी और परसेप्शंस की भी थी। अब जो राजनीति है मार्केटिंग की है। तो हम मार्केटिंग की राजनीति का पार्ट बनना चाहते हैं कि परसेप्शन की राजनीति और आइडियोलॉजी का? ये भी एक निर्णय देश को लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ निर्णय कांग्रेस को भी लेने होंगे सर, कि आप अपने लीडरशिप के डायलेमा से क्यों ये बार बार परसेप्शन देश के सामने आप देते हैं कि कांग्रेस अपना राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बहुत जल्दी चुनने की जल्दी में नहीं है। फिर ये भी आपने बहुत बहुत बखूबी बात कही कि हम आइडियलिज्म की राजनीति करना चाहते हैं, बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना चाहते हैं, या राष्ट्रवाद की राजनीति। इस पर तो आपकी मीटिंग्स में हम डिबेट देखते ही नहीं सर। देखिए, समवेयर जब डिबेट्स की कमी होती है तो महसूस भी होता है। बट मैंने जैसे बोला कि हर चीज़ का वक्त होता है, हर पार्टी का वक्त होता है। आज हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वक्त इस वक्त लो टाइड है, बट लो टाइड के बाद हाई टाइड भी तो आएगी शरद जी। बट हमको हाई टाइड के लिए तैयार होना पड़ेगा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस में भी ये एक फीलिंग आ रही है और आएगी कि हमको ये चैलेंज लेना पड़ेगा, और ये चैलेंज हम अकेले नहीं ले पाएंगे। हमको इसमें पूरे जो सहयोगी दल हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके साथ मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि एज आई सेड, व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया इज अंडर चैलेंज और अंडर एटलीस्ट डिबेट। तो इस आइडिया ऑफ इंडिया की डिबेट में जब हमारा एक परसेप्शन पब्लिक को पसंद आएगा, और वो तब आ सकता है जब आपका आइडिया ऑफ इंडिया सर्विसेज से जुड़े, सेल्फलेस सर्विस से जुड़े। देखिए, जो सेल्फलेस सर्विस करेगा उसका आइडिया ऑलवेज रिस्पेक्टेड है, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि देन इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। देयर इज अ क्वेश्चन कि ये चीज़ें आपके माउथ से आ रही हैं कि आपके दिल से आ रही हैं। जिस दिन हमारे दिल से बातें आएंगी, उस दिन ये चीज़ें बदलेंगी।
ये पॉलिटिक्स से जुड़ा मेरा कंक्लूडिंग सवाल होगा, फिर मैं आपकी सोशल जो भूमिका है जो बहुत बढ़ रही है, मैं सुन रहा हूँ उसके बारे में, मैं उसकी तरफ आऊँगा। पिछली बार 2018 और उसके पहले अ, जो सीनियर लीडर्स थे इनके बीच में एक बॉन्डिंग का काम आपने बड़ा ज़बरदस्त किया था। माना यह गया था कि विवेक तनखा जी के सामने सिंधिया जी भी दिल की बात कह देते हैं, जो उस समय कांग्रेस में थे। दिग्विजय सिंह जी से भी बात हो जाती, कमलनाथ जी से भी हो जाती, और जो उसके बाद की पीढ़ी है, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी। 2023 में सब सिंधिया जी ज़रूर इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ज़रूरत वैसी ही है, क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है कि जो अजय सिंह जी और अरुण जी का स्टेटमेंट रहा, और अब माना यह भी जा रहा है कि अगर कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो पीसीसी चीफ के लिए विवेक तनखा से बेहतर कोई कैंडिडेट हो नहीं सकता। ये सवाल आपसे पूछना उचित नहीं होगा, ये तय करना पार्टी का काम है, लेकिन फिर भी ये समन्वय की भूमिका आप निभाते रहेंगे। मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी ना तो क्वेश्चन से डरता हूं फेस करने में, ना झूठ बोलता हूं। मैंने कभी इस तरफ सोचा भी नहीं है। मेरी सोच किसी पद और पोजीशन की कभी नहीं थी। पद और पोजीशन खाली एक माध्यम होता है अच्छे काम का। मेरी सोच ये है कि कांग्रेस एक जन सेवा की पार्टी बने। इट शुड बिकम अ व्हीकल ऑफ सर्विस। जिस दिन आप व्हीकल ऑफ सर्विस बनोगे, इट डजंट मैटर हु इज द प्रेसिडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता पीसीसी प्रेसिडेंट कौन है। एक नई भावना के साथ कांग्रेस उभरेगी और जनता से जुड़ी हुई कांग्रेस सामने आएगी, और बीजेपी उस वक्त कांग्रेस के सामने छोटी पार्टी दिखेगी। तो सर, इसके लिए आपको ये बताना तो पड़ेगा, जैसा बीजेपी ने अपना एजेंडा रखा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, अयोध्या में एक भव्य मंदिर बनेगा, तो ऐसे जो आपके जन हितैषी काम है, इसका एजेंडा तो देश के सामने आए। देखिए, मैं देश की बात तो यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात होगी, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक बहुत छोटी बात करता हूँ। जैसे अगर भगवान ना करे थर्ड वेव ना आए, मैं तो नहीं कोई भी नहीं चाहता थर्ड वेव आए, बिकॉज इस सेकेंड वेव में जितनी कठिनाई देशवासियों ने भोगी है, भगवान इसको कभी रिपीट ना करे। ऐसे कोई परिवार नहीं होगा जो अनएफेक्टेड है इससे। सभी के यहाँ कोई ना किसी के दूर या पास डेथ्स हुई हैं। डेथ बिकेम अ नंबर, मतलब हम गिनते, खाली हमको बताया जाता था कि इसकी डेथ आज हो गई या उसकी डेथ आज हो गई, और हम उस पर विचार भी नहीं कर पाते थे। इट बिकेम अ नंबर। नाउ आई डोंट वांट दैट टू हैपन अगेन इन माय स्टेट। मैं इंडिया की बात तो नहीं कर सकता हूँ, इंडिया बहुत बड़ा देश है, सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको उसकी तैयारी में लगना चाहिए। अगर थर्ड वेव आती है तो हम लोग अपने लोगों को बचाने के लिए तैयार हों, और जो परिस्थितियों से हमको जूझना पड़ा, हमको उन परिस्थितियों को पहले से एंटिसिपेट करके कवर अप करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ। अगर मैं पीसीसी प्रेसिडेंट होता कांग्रेस का, मैं हर डीसीसी को कोविड केयर सेंटर बना देता मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप डीसीसी में जा तो रहे नहीं थे। अगर आप हर डीसीसी में कोविड केयर सेंटर बना देते और लोगों की सेवा करते, आप खुद ही परसेप्शन की लड़ाई में ऊपर आ जाते। और बीजेपी बना नहीं सकती कि उन्होंने 5 स्टार डीसीसी बनाए। वो 5 स्टार डीसीसी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे ये सब चीज़ें। तो आपको गरीबों की पार्टी बनना पड़ेगा, आपको असहायों के साथ खड़े होते दिखना पड़ेगा। और ये था पुराना कांग्रेस, द आइडिया ऑफ कांग्रेस। वो आइडिया ऑफ कांग्रेस जब वापस आएगा, तब आपकी सिचुएशन मध्य प्रदेश में और मजबूत हो जाएगी। ये आपने मुझे लगता है एक बड़ा मजबूत मंत्र दिया है, जो कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। कि बात सही है, यही वो एजेंडा है शायद जो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सर, आपकी जो भूमिका मैं सुन रहा हूँ कि जन सेवा के लिए इलाहाबाद में एक आपने 10 दिन में एक बड़ा मजबूत हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, करीब करीब 1.25 करोड़ की लागत से, और मध्य प्रदेश में हर जगह आपने मदद का हाथ बढ़ाया, कोविड और एंड पोस्ट कोविड। अभी भी हम सुन रहे हैं कि पूरे देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, तो अब चूंकि मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ तो आपका पूरा फोकस रहता है। किस तरह से आप मध्य प्रदेश और पूरे देश पर अब एक सोशल मदद के ज़रिए आप आगे बढ़ रहे हैं, रोटरी के ज़रिए? रोटरी भी है, फ्रेंड्स भी हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हैं, सबके साथ लेके। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, रोटरी राहत मेडिकल मिशन, कश्मीर टू कन्याकुमारी,
कच्छ से कोहिमा। हमारे पास 38 रोटरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 2 लाख रोटेरियंस हैं। इसमें रोटरी के जो हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं, अभी जो 1 जुलाई से शेखर मेहता जी, वो इसको लीड कर रहे हैं। आइडिया मेरा है और इसको इम्प्लीमेंट मैं उनके साथ मिलके करवा रहा हूँ। और इसमें डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर गुलेरिया, ऑल हॉस्पिटल, एवरीबडी इसमें हम लोग के साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में, जैसे हमने मंडला में कैंप किया था, छोटा बड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा, कैंप्स लगे। और कोविड ज़रूर 2 साल से था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। तो वो दूसरी बीमारियों के लोग जो आज भी, उसमें बहुत सारी डेथ्स भी उनसे हुई होंगी, तो उनको ढूंढें, उनका इलाज करवाएं। और ऐसे हमको लाखों लोग होंगे पूरे देश में। तो एक ये बहुत बड़ा हम लोग मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम 1 लाख बच्चों को टैब और फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। उसका भी हम लोग एक स्कीम बना रहे हैं सब NGO के साथ मिलके। आइडिया ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, सोल्जर्स, हमारे जो नक्सलाइट और इंसर्जेंसीज में डेथ होती हैं लोगों की, बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं, इन बच्चों को, 1 लाख बच्चों को हम फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विद अ टैब देना चाहते हैं। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग सोशल प्लेन में प्लान कर रहे हैं। इसमें इंडिया के जो समझे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग मेरे साथ सम्मिलित हैं और आई एम श्योर ये चीज़ें होंगी। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। और कंक्लूड करूंगा एक हाइपोथेटिकल सवाल से। बीच में हमारी चर्चा हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के एक बड़े नेता से, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, हमारे साथ कुछ और भी मित्र थे, उन्होंने कहा विवेक तनखा जैसे लोगों की ज़्यादा बेहतर, वो जिस तरह से हेल्प करने का जो उनका स्टाइल है, वो बीजेपी में ज़्यादा बेहतर तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर कभी उनका मन बनेगा तो स्वागत है। देखिए, मैंने जो भी हेल्प की है एज अ ह्यूमन बीइंग की है जी। ना तो मैंने कांग्रेस को एज ए कांग्रेसमैन करता हूँ, ना मैं एज ए पार्टी मैन करता हूँ। ये मैं एक एज ए इंसान करता हूँ। और मेरी पार्टी मेरे को फुल फ्रीडम देती है ये अच्छे काम करने के लिए, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर बीजेपी का व्यक्ति भी मेरे पास जब मदद के लिए आता है, ऐसी मेडिकल हेल्प के लिए या ह्यूमन हेल्प के लिए, मैं ऑलवेज एक्सटेंड करता हूँ। क्योंकि मैंने पार्टी पूछ के कभी काम नहीं किया है, या ना मैं एज एडवोकेट जनरल पार्टी पूछ के काम करता था, ना मैं एज एन MP पार्टी पूछ के काम करता हूँ। बिकॉज मेरा ये कहना है कि जो हेल्पिंग हैंड होता है वो ना जात को, ना पात को, ना रिलीजन को, ना कम्युनिटी को समझता है। हेल्पिंग हैंड ह्यूमन वैल्यूज़ को समझता है। और मैं उन ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रति मेरी श्रद्धा है और सुमन है। सर, बहुत शुभकामनाएं। आपसे बात करना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है और बहुत कुछ, एक आपका जो विज़न है उससे हम भी देख पाते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे।